नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप इनकम टैक्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, ये है हमारा पार्ट नंबर 2। वैसे तो मैंने आपको इनकम टैक्स की बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने और भी लेटेस्ट क्वेश्चन की वीडियो शुरुआत किया है, पीडीएफ शुरुआत किया है, उसमें का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको 17 सितंबर को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पिछली वीडियोस में आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपको पार्ट 2 भी और भी अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, GAAR स्टैंड्स फॉर, यानी गार स्टैंड्स फॉर, GAAR का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ऑप्शन सी जनरल एग्रीमेंट अवॉइडेंस रूल्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट एंटी एग्रीमेंट रूल्स। अगर आपको इसके आंसर की जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगर आपके मन में ऑप्शन ए चल रहा होगा दोस्तों तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। GAAR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अकाउंटिंग पर्पस एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स आर क्लासिफाइड एज। हिंदी में आपको बता देते हैं, लेखांकन प्रयोजन के लिए कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड एंड एम्प्लॉयज शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विथ कैश अल्टरनेटिव। इक्विटी निपटान, नकद निपटान और नकद विकल्प के साथ कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाएं। ऑप्शन बी इक्विटी सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड। ऑप्शन सी लायबिलिटीज सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरे का ए, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड एंड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विद क्लास कैश अल्टरनेटिव। इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है, ताकि उनको भी इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन केस द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस, देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल एज। यदि संपत्ति को किराए पर देना मुख्य व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय पर कर लगेगा। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन बी कैपिटल गेन, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि संपत्ति को किराए पर देना मुख्य व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय पर कर लगेगा। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये इसका बनेगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। फटाफट हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
प्रोवाइड कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आर एसेसिबल अंडर द हेड। भारतीय कंपनी द्वारा घोषित लाभांश निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन, फुली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। भारतीय कंपनी द्वारा घोषित लाभांश निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। देखिए ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा जब आपका इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 4 का सही आंसर डी होगा, फुली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। देखिए ये कई बार रिपीट हो चुका है ये भी क्वेश्चन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है, यानी एग्रीकल्चर इनकम है? सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी वाला यहां पर सही हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। एज पर द फर्स्ट बेसिक कंडीशन टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, a person should have been in India during the previous year concerned for। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आवासीय स्थिति निर्धारित करने के लिए पहली बुनियादी शर्त के अनुसार किसी व्यक्ति को संबंधित पिछले वर्ष के दौरान भारत में रहना चाहिए। ऑप्शन ए 240 डेज और मोर, ऑप्शन बी 60 डेज और मोर, ऑप्शन सी 120 डेज और मोर, ऑप्शन डी 182 डेज और मोर। आवासीय स्थिति निर्धारित करने के लिए पहली बुनियादी शर्त के अनुसार किसी व्यक्ति को संबंधित पिछले वर्ष के दौरान भारत में रहना चाहिए। कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। इसको बिल्कुल याद करके रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा पिछले साल का, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आया होगा, और आने वाली वीडियोस में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? अगर कोई भी बच्चे पिछले एग्जाम दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, और जो कि आपको हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, कैपिटल रिसीव्ड नहीं है? लमसम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सलामी फॉर सेटलमेंट ऑफ टेनेंसी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी लॉस्ट बाय फायर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश अंडर पेटेंट राइट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर का जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 का डी होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश अंडर पेटेंट राइट्स।
ठीक है ना, गुड्स सोल्ड फॉर कैश अंडर पेटेंट राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिखिएगा पीडीएफ, तो आपको हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। धारा 231 के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है, आ माइनर, आ कंपनी, एन इंडिविजुअल, आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। सही आंसर ऑप्शन ए। अगर आपके दिमाग में ऑप्शन ए चल रहा होगा आ माइनर, तो बिल्कुल आप सही हैं। अगर कोई बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे इन तीनों में से, तो वो अपना आंसर करेक्ट कर लेंगे, ये नहीं सही है, ऑप्शन होगा आ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डज नॉट इंक्लूड। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में निम्नलिखित शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, वेजेस, इंटरेस्ट, पेंशन, ग्रेचुटी। वेजेस, इंटरेस्ट, पेंशन, ग्रेचुटी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में निम्नलिखित शामिल नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो 9 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या शामिल नहीं है दोस्तों, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शामिल नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वॉज फुली इन इंडिया, अ फॉरेन कंपनी बिकम्स। यदि किसी कंपनी के कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत में हो तो वह विदेशी कंपनी बन जाती है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया, नन ऑफ द अबव। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दें, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए, आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी के कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा, जो भी कमेंट करेंगे बच्चे। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स वॉज फुली इन इंडिया, आ फॉरेन कंपनी बिकम्स। यदि किसी कंपनी के कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत में हो तो वह विदेशी कंपनी बन जाती है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए बता देते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने कमेंट करके बता दिया होगा। ऑप्शन सी, रेसिडेंट इन इंडिया, इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, जितने बच्चे कमेंट किए होंगे सभी का रिप्लाई हम करेंगे आपको। जिन्होंने सही किया होगा वेल डन, जिन्होंने सही नहीं बताया होगा, ए, बी और डी बताया होगा, वो अपना आंसर करेक्ट कर लें, सही कर लें। ऑप्शन सी होगा रेसिडेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, आज आपको मैंने बताया इनकम टैक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बीच बीच में जो कि आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत का तुरंत देख लें।
हम आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेंगे जो कि फालतू हो, जो कि आपसे मतलब ही ना हो क्वेश्चन का। जितने भी आपका मतलब का क्वेश्चन होता है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो को भी आप सभी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।